Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 4, Alternative Center of Power, Part 3. सत्ता के वैकल्पिक खेल कंटिन्यू है ये चैप्टर। पिछले दोनों प्रकरणों में हमने चाइना की अर्थव्यवस्था अल्टरनेट के रूप में देखी थी। आज हम लोग अंतिम प्रकरण में जापान और दक्षिण कोरिया की बात करेंगे। जापान एवं दक्षिण कोरिया की बात। देखिए, एशिया महाद्वीप में जापान एकमात्र ऐसा देश है जो G7 समूह का सदस्य है। जापान डेवलप्ड कंट्री भी है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जापान ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है और इंटरनेशनल ट्रेड में जापान का काफ़ी ऊंचा स्थान है। हम लोग जानते हैं हमारे एशिया महाद्वीप के सुदूर पूर्व में जापान स्थित है। जापान की आर्थिक संरचना या आर्थिक व्यवस्था जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान की। इतना छोटा सा मुल्क होते हुए ये विकसित देश है। इसकी आबादी संसार में 10वें नंबर पे आता है जापान जनसंख्या के हिसाब से। जापान के बहुत सारे प्रोडक्शन आज मार्केट में मौजूद हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अर्थात 1945 ईस्वी में जापान वही देश है जिसके 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी के USA ने न्यूक्लियर अटैक किया और जापान को बहुत बड़ी या बहुत क्षति उठाना पड़ी थी। लेकिन जापान ने इस तरीके से कवर किया और आज विश्व में इंटरनेशनल जो स्थिति जापान की है आर्थिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में भी जापान अब मजबूती के साथ उभरा है और संसार में एक अल्टरनेटिव के रूप में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जापान के बाद हम चलते हैं साउथ कोरिया में। देखते हैं साउथ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों एक ही कंट्री थी। जब ये दोनों रिपब्लिक बने, आज़ाद हुए, तो इन दोनों में वैमनस्यता चली। काफ़ी संघर्ष भी रहा है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 1953 और 52 में यहाँ संघर्ष हुआ था और 1991 में ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। जापान ने भी और दक्षिण कोरिया ने ह्वान नदी पर विकास करके बहुत बड़ी तरक्की की। साउथ कोरिया ने, सियोल इसकी राजधानी है, सियोल में ओलंपिक गेम्स भी हो चुके हैं। जापान भी इंटरनेशनल ट्रेड में, वो दक्षिण कोरिया भी इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी उन्नति किए हुए है। उसके कई प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत फेम लिए हुए हैं। जैसे आपकी हुंडई की मोटर्स हैं, सैमसंग है, इसके मोबाइल्स वगैरह हैं और भी कई उत्पाद जो हैं प्रोडक्शन साउथ कोरिया में चल रहे हैं जो हमारे भारत में भी प्रसिद्धि लिए हैं। लेकिन कारण ये है कि साउथ कोरिया भी डेवलप्ड कंट्री में पहले आता था। उसने भी काफ़ी विकास किया है, उसकी भी वृद्धि दर बहुत अच्छी है। उसने क्या किया, अपने ग्रामीण इलाकों का बहुत विकास किया। कृषि भी उन्नत दर्जे पे की। आपको मालूम होगा या 10th में आप लोगों ने या हम लोगों ने अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि 60 के दशक में रेल के इंजन और रेल के जो डिब्बे थे वो निर्मित होकर के साउथ कोरिया भारत से जाते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ के लोगों में एक जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा को उन्होंने महत्वाकांक्षा में बदला और वो देखिए रेल के डिब्बे और रेल के इंजन स्वयं बनाने लगे। अर्थात
वो आत्मनिर्भर हो गए और उनका जो ह्यूमन विकास या एचडीआई है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट जो रैंक है जब कोरिया की, वो भी भारत से काफ़ी ऊंचा है। और ये दोनों ही कंट्री जो है, हमने साउथ कोरिया और जापान जो बताया, ये दोनों ही कंट्री आपके विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं और एशिया महाद्वीप में आते हैं। इस प्रकार हम लोग जो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के अध्याय को लगभग समाप्त करते हैं। हमने देखा शुरू से, देखो चाइना को देखा अल्टरनेटिव केंद्र के आधार पर, और भी कई बातें हमने यहाँ से शुरू की थी अध्याय को। अल्टरनेटिव जो था, पहले तो हमने यूरोपीय संघ को देखा था और फिर आसियान कंट्री को देखा था, और इसमें हमने अंततः ये इतनी चीज़ें सीखी हैं कि इस लेसन में हमने सत्ता के उभरते हुए या पावर के मोटिवेट करते हुए ऐसे अल्टरनेटिव सेंटर पर हम लोगों ने नज़र डाली या जांची कि भविष्य में उनकी भूमिका क्या हो सकती है। इस बारे पर हमने चर्चा की थी। देखो अब शुरू से अगर ये बताया जाए, 90 के दशक से शुरू में जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, वो दो ध्रुवों के बीच टूटने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के जो अल्टरनेटिव सेंटर हैं वो कुछ लिमिट तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ था। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाकों में चलने वाले ऐतिहासिक दुश्मनों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा, और साथ ही उन्होंने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्थाएं विकसित की। इस प्रकार हमने जो ये अध्याय था अल्टरनेटिव सेंटर में, उसमें यूरोपीय संघ की स्थापना देखी, अमेरिकन हेजीमनी को जब सीमित किया गया। इसके बाद हमने आसियान कंट्रीज को देखा और आसियान से बाहर के फिर हमने चीन की अर्थव्यवस्था को उभरते हुए देखा, और फिर उसके बाद हमने जापान और दक्षिण कोरिया को अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के फॉर्म में पढ़ा। मैं समझता हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा, ठीक है। और ये पाठ भी लेसन नंबर 4 भी पूरा हो गया, और आप तक शायद नोट पहुँच भी गए होंगे इसके। अगर नहीं पहुँचे हैं तो पहुँचा दिए जाएंगे। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को खोला करें, पढ़ा करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू।